आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि गवर्नेंस और हेल्थ से रिलेटेड है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से। आपने शायद अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्या है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये लाया गया था UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इसमें 10 इंडिकेटर होते हैं जो पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं, क्योंकि पॉवर्टी की एक डेफिनेशन नहीं है। पॉवर्टी कैन बी हेल्थ पॉवर्टी, पॉवर्टी कैन बी ऑफ एजुकेशनल पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पॉवर्टी, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, वॉशरूम, इन सब में, तो ये भी एक पॉवर्टी की डेफिनेशन है। तो पॉवर्टी, इसलिए पॉवर्टी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बताया था, जिसमें 10 इंडिकेटर्स थे। 10 इंडिकेटर्स मैं आपको बता देता हूँ। 3 ब्रॉड हेड्स में 10 इंडिकेटर्स को बांटा गया था। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी, दूसरा है एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। ये 10 थे। और जो इंडियन पॉवर्टी इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल, उसमें 2 हेड्स को और ऐड किया गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन सर्कमस्टांसेस। उसमें से एक है बैंक अकाउंट जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है, दूसरा है एंटीनेटल केयर यानी कि बर्थ देने के बाद मदर की केयर, मैटरनल केयर के बारे में। तो ये 2 ऐड किए गए हैं, इन दोनों पे मैंने टिक कर रखा है और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये चीज़ें इसमें मानी जाती हैं। जो इंडियन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है उसमें 12 होती हैं। तो इसे डिफाइन ऐसे करते हैं कि ये जो 3 हेड हैं ये तीनों इक्वल वेटेज कैरी करते हैं 33% का। 33% करते हैं, तो तीनों 33% करते हैं। और ओवरऑल 100% में से अगर कोई भी 33% या और ज़्यादा चीज़ों में लैग करता है, क्योंकि इसमें जितना स्कोर ज़्यादा होगा उतने ही आप मल्टी डायमेंशनल पुअर माने जाएंगे, उसी को मल्टी डायमेंशनली पुअर घोषित कर दिया जाता है इसके द्वारा। तो इसमें 2 टाइप्स की कैलकुलेशंस होती हैं 2 हेड्स में। पहली होती है प्रोपोर्शन ऑफ पुअर, यानी कि पॉपुलेशन में कितने पुअर्स हैं, तो उसे H से डिनोट किया जाता है एज अ वेरिएबल। और दूसरे इंटेंसिटी ऑफ पुअर, यानी कि उनकी पुअर होने की एक इंटेंसिटी कितनी है, कि या क्या वो तीनों हेड्स में सब में पुअर हैं, या किसी स्पेसिफिक हेल्थ अकेले में पुअर हैं, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, या हेल्थ और एजुकेशन अच्छी है बट इकोनॉमिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अप टू द मार्क नहीं है। ये इंटेंसिटी ऑफ पुअर में डिफाइन होता है, इसे ए वेरिएबल से डिफाइन करते हैं। और टोटल मल्टी डायमेंशनल पुअर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन का निकालने के लिए पूरी पॉपुलेशन जो आप ले रहे हो एज अ बेंचमार्क सैम्पल साइज, उसको H यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ पुअर इनटू इंटेंसिटी ऑफ पुअर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर आ जाता है। और जो ट्रेंड अभी लास्ट डिकेड से चलता आ रहा है वो है कि 2013 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमारी थी 29% और आज जाके 11% हो गई है, यानी कि 29 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है, ऐसा फैक्ट्स बताते हैं अराउंड। ये आप देख सकते हो 24 करोड़ पुअर्स को, 25 करोड़ ऑलमोस्ट 24.82, 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बताता है। तो आपको ये ब्रॉड हेड्स याद रखने पड़ेंगे जो प्री के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और तीनों ब्रॉड हेड्स और फिर साथ में ये तीनों के अंडर में, तो ये चीज़ें, और इसे कंपेयर करना है UNDP के उससे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से। तो इसमें 2 चीज़ें अलग हैं जो कि बैंक अकाउंट और मैटरनल केयर, एक हेल्थ में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो ये था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है और एक सरप्राइज़ भी है आपके लिए इसमें एंड में। दूसरी बात करते हैं पायरेट्स के बारे में, जो अभी पायरेसी हो रही है। अभी रिसेंटली पकड़े गए हैं इंडियन INS सुमित्रा द्वारा पायरेट्स को, उनके बारे में। तो बात ये बता रहे हैं ऑथर इसमें कि ये पायरेट्स स्पेसिफिकली आपको ज़्यादा देखने को कहाँ मिलेंगे। पहले तो आपको देखने को मिलेंगे गल्फ़ ऑफ एडन, यमन के पास है ये, आप मैप्स में एक बार ज़रूर देख लेना, आपको याद हो जाएगा। और दूसरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि इथोपिया और सोमालिया जैसी कंट्रीज़ के साथ बनता है।
इथोपिया का ये वाला हिस्सा है जो अरब पेनिनसुला के पास से जाता है, ये है यमन, यहाँ है गल्फ़ ऑफ एडन, और ये है इथोपिया, ये है सोमालिया, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हम कॉजेज़ देख लेते हैं कि इनकी कॉजेज़ हैं क्या, कि कोई पायरेट बनता ही क्यों है। तो हम कॉजेज़ के लिए एक बार देख लेते हैं। ऑथर बताते हैं कि कॉज इसके असली में जो पायरेसी होती तो सी में है, पर इसके कॉजेज़ लाया करते हैं लैंड पर। पहली बात कि ये जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी हमने बात की, इथोपिया, सोमालिया, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, इन सब में पुअर गवर्नेंस है। मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको कूप देखने को मिलेगा, पॉवर्टी देखने को मिलेगी। और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पैसा नहीं है लोगों के पास, वो चीज़ें उन्हें धकेलती है। तीसरा है इंटरनेशनल वाटर्स। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे ये पायरेट्स अपना काम करते हैं वो इंटरनेशनल वाटर्स में आता है, वहाँ पर कोई एक यूनिफाइड ट्रीटी नहीं है और किसी का एक लीगल ज्यूरिडिक्शन लागू नहीं होता। इसी वजह से कन्फ्यूजन के कारण, जैसे कहते हैं भसड़, उसकी वजह से ये आराम से अपना काम करके निकल जाते हैं। और तीसरा, इसकी कोई इंटरनेशनली कंसेंसस वाली कोई ट्रीटी नहीं है जो सारे मेंबर्स के द्वारा एक्सेप्ट की गई हो। इस वजह से ये एक इशू है बहुत बड़ा। और ऑथर बताते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो भी लैंड पर ही लाया करता है, ना कि सी पर, मैरीटाइम वे में। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो दो जगह हैं, गल्फ़ ऑफ एडन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये दोनों बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक वाले एरियाज़ हैं, चोक पॉइंट्स हैं जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। जैसे स्वेज कनाल निकलता है रेड सी से, निकलता गल्फ़ ऑफ एडन से, फिर आके यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाके चाइना की तरफ जाता है, चाइना का वहाँ से आता है। वो एक सी रूट है बहुत ट्रैफिक वाला। आपको वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला स्वेज कनाल मिलेगा। तो स्वेज कनाल वाले ही एरिया में आपको पायरेसी मिलेगी, ये इसमें बताना चाहते हैं। तो ये दो आर्टिकल्स थे जो मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और एक ये काफ़ी छोटी सी लेक्चर था 7 मिनट का। और जो मैं फाइनल में अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ एंड में, ये है कि मैं साइंस एंड टेक के लिए आपको मंथली मैगज़ीन्स कवर करने वाले हैं हम कल से। और हम एक बार में एक मंथ की मैगज़ीन कवर करेंगे, साइंस एंड टेक पोर्शन उसका स्पेसिफिक। तो दिसंबर की हम कल करेंगे। ऐसे ही आपको हर 2-3 दिन में एक लेक्चर मिल जाएगा, जिससे आपका आराम से, मेरे हिसाब से मार्च के एंड में आपकी पूरी मैगज़ीन्स कवर हो जाएंगी साइंस एंड टेक के लिए, एंड ऑफ मार्च, विद बेसिक टू मीडियम लेवल इंटरमीडिएट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि आप एक्सपर्ट अभी नहीं बन सकते और एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको पीछे की स्टोरी पता है, पीछे की बेसिक नॉलेज है, तो आप आने वाले करंट अफेयर्स भी आराम से टैकल कर सकते हो। क्योंकि मगअप करने से तो कुछ होने नहीं वाला, ये बात तो तय है साइंस एंड टेक में। और साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट एक काफ़ी बड़ा चंक लेते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन एटलीस्ट इन्वायरमेंट से आते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आते हैं। अब ये वो गेम नहीं रहा कि आप पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री करके चले जाएं और आपका कट ऑफ निकल जाएगा। आई थिंक नाउ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन रेपुटेशन। अब सबको इज्जत मांगता है, एज सिंपल एज दैट। तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। इवन सीसेट को भी, सीसेट को लेके एक मैं लेक्चर लेके आऊँगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या मेरी अप्रोच है, मैं कैसे तैयार कर रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल प्रोबेबली आपको दिसंबर साइंस एंड टेक मैगज़ीन मिल जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे, 99.99%, एंड आई विल सी यू इन दैट। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ पुट योर फीडबैक कि सही मैं हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर कुछ मैं बेटर कर सकता हूँ वो बताइए। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।